आज हम 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि आज ही बॉम्बे की डिविजनल बेंच ने 7/11 के बारे में जजमेंट दिया है। जस्टिस चांदक और जस्टिस किल्लोर ने अपने फैसले में 12 बेगुनाहों को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज जो है वो ट्रेन ब्लास्ट केस का फैसला आया और सारे के सारे 11 लोग जो जेल में थे और उन सबको जो है वो हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन इससे पहले यानी 2015 में अब्दुल वाहिद शेख साहब को जो है वो रिहा किया गया था। वो आज हमारे साथ हैं, ये बताने के लिए कि आखिर ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ, इसमें कैसे लोग गिरफ्तार हुए और इतने दिनों तक ये मुकदमा कैसे चला और फिर आखिर सारे के सारे लोग कैसे जो है वो एक्विट हो गए। तो वाहिद भाई, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप इस ब्लास्ट के बारे में संक्षिप्त में बताएँ कि क्या हुआ था और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई कैसे चली? देखिए, आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2006 को बॉम्बे की एटीएस ने 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और उन पर इल्जाम ये था कि ये लश्कर तैयबा के और सिमी के एक्टिविस्ट है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश की और ये बम धमाके किए। 7 बम धमाके बॉम्बे की लोकल ट्रेन में हुए थे, इसमें 700 लोग जख्मी हुए थे और 200 लोग करीब हलाक हुए। गिरफ्तारी के बाद से ही पहले दिन से ये मुलजिमीन कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है, उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया है और उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एटीएस ने झूठे सबूत, झूठे गवाह, झूठे कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार करके अदालतों को गुमराह किया और 9 साल ट्रायल चलने के बाद सेशन कोर्ट ने इन 12 लोगों को सजा दी। एक मुलजिम को छोड़ दिया गया था, लेकिन 12 में से 5 मुलजिमीन को फांसी की सजा और 7 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2015 में ये जो जजमेंट आया, इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और पिछले 10 सालों से करीब ये अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। ठीक 1 साल पहले 2024 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होती है। करीब 6 महीने लगातार सुनवाई चलती है और जनवरी के महीने में 2025 में इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट रिजर्व रख देता है अपने जजमेंट। और आज करीब 6 महीने बाद, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट में केस शुरू होने के 1 साल बाद आज जजमेंट आया है। 21 जुलाई 2025 की सुबह 9:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों ने फैसला सुनाते हुए तमाम ही मुलजिमीन को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया और ये हुक्म दिया है कि अगर इनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो फौरन इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। 19 साल बाद ही सही, लेकिन ये साबित हो गया कि एटीएस ने गलत केस बनाया था। हमारे ऊपर जो फेक आरडीएक्स बताया गया, फेक हथियार हम पे प्लांट किया गया, हमारे ही रिश्तेदारों को हमारे खिलाफ गवाही के लिए डरा धमका कर उनकी गवाही ली गई, 164 स्टेटमेंट लिया गया और साथ ही साथ जो है पुलिस के जो स्टॉक विटनेसेस है, पुलिस के जो खबरी है, पुलिस के जो चार्जशीटेड लोग हैं, उनको हमारे खिलाफ जो है विटनेस के तौर पर, आई विटनेस के तौर पर खड़ा कर दिया और ये पूरा केस 9 साल जो है कोर्ट में चलता है, सेशन कोर्ट में। और आप जानते हैं 2015 में जब जजमेंट आता है तो सारे ही लोगों को कन्विक्शन लग जाता है सिवाय मेरे। अब मेरे ऊपर जो कन्विक्शन नहीं लगा है उसकी वजह ये है कि मेरे खिलाफ कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था, मैंने साइन नहीं की। मैंने बहुत टॉर्चर बर्दाश्त किया लेकिन मैं साइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि कन्फेशन पर साइन करना एक तरह से कन्विक्शन है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे रिश्तेदार को मेरे खिलाफ गवाही के लिए खड़ा किया गया था, उसने गवाही देने से इनकार कर दिया कोर्ट में आके और उसने बताया कि ये सब गलत है और उसको जो है डराया गया था, धमकाया गया था, इसलिए मजबूरन उसने जो है मजिस्ट्रेट के सामने 164 बयान दिया। लेकिन अब कोर्ट में आकर मैं सही बता रहा हूँ कि ये सब गलत है, वाहिद का ऐसा कोई लेना-देना नहीं है। तो अदालत ने मजबूरन मुझे छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ झूठे कन्फेशन थे या रिकवरी थी या झूठे गवाह थे, उनको अदालत ने सज़ा दे दी। आप जानते हैं कि 5 लोगों को फांसी की सज़ा लगी और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा लगी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अपील चली गई और बॉम्बे हाई कोर्ट में 10 साल तक ये अपील पेंडिंग रही। उसी दौरान कोविड आया और कोविड में इस केस का एक कैदी कमाल अंसारी, जो बिहार से ताल्लुक रखता है, उसका इंतकाल हो गया। 11 लोगों के खिलाफ जो है ये अपील चलती है और आज सुप्रीम कोर्ट का वो तारीख-साज़ फैसला आया है, जो आप देख रहे हैं कि सभी को सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया। वाहिद भाई, लोग ये कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो 2006 से लेके 19 साल हुए, 10 साल जो है वो अ
बकोका के में चला और फिर 9 साल इसमें। तो ये जो इतना लंबा मामला चला, ये फैसला तो जो है वो 9 महीने में 19 महीने में हो सकता था, 19 दिन में हो सकता था। तो ये 19 साल क्यों खींचा? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन है और हमारी जो जेल प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है या जुडिशरी का जो पूरा मामला है, ये बहुत ही सुस्त रफ्तारी से चलता है। ये हमारे इस पूरे सिस्टम का फेलियर भी आप कह सकते हैं कि आप जो है 19-19 साल लोगों को जेलों में रखते हैं और आप कहते हैं कि बेगुनाह है, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। उनके 19 साल कौन लौटाएगा? वो जवान गए थे जेल में। शादियाँ हुई थी नई-नई। कई लोगों की मैं जानता हूँ कि उनके उनकी बीवी के पेट में पहला बच्चा था और वो जेल में गए हैं और उनके जेल में जाने के बाद उनके बच्चे पैदा हुए, आज वो जवान हो गए। अब करीब 50 साल के करीब सबकी उम्रें हो रही है, वो अब बाहर आ रहे हैं। तो उनकी जवानी, उनकी सलाहियतें, उनका पूरा जो कमाने का, जो एन्जॉय करने का जो पीरियड था, दुनिया में जीने का जो पीरियड था, वो आपने छीन लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आप सही कह रहे हैं कि भई ये 19 महीने में या 9 महीने में या 19 दिन में हो सकता था, बेशक हो सकता था। लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस जो है इस मामले में संजीदा नहीं है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि एनआईए केस के अंदर जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, एनआईए के कोर्ट्स बहुत कम है भारत के अंदर। उसकी वजह से लंबा-लंबा ट्रायल चल रहा है। यूएपीए के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं, उनका लंबा-लंबा ट्रायल चल रहा है, लंबा इनकार्सिरेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपने कोर्ट की तादाद नहीं बढ़ाई, तो फिर अदालत को इनको बेल देने के अलावा कोई जो है ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बेशक जस्टिस बहुत लेट हुआ है, ये जस्टिस 90 दिन के अंदर, 19 दिन के अंदर भी हो सकता था। अगर हमारी अदालतें, हमारी पुलिस संजीदगी से अगर इसको चलाए, तो ये हो सकता था और उससे ऊपर का सवाल ये है कि आप अपने ही शहरियों को बेगुनाह होते हुए जबकि आपको पता है, एटीएस ऑफिसर जानते थे और उन्होंने हमसे कहा है कि आप लोगों ने ब्लास्ट नहीं किया है, लेकिन हम किसको अरेस्ट करेंगे? मुसलमानों के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारत के अंदर बम ब्लास्ट जो है मुसलमानों के अलावा कोई करता नहीं है। आरडीएक्स जो है पाकिस्तान के अलावा भारत में आता नहीं है। इस तरह की वो बातें करते थे। आप अपने ही शहरियों से इतनी दुश्मनी रखते हैं, उनको इतने बड़े झूठे केस में फँसाते हैं, 19-19 साल आप उनकी ज़िंदगी जेल में बर्बाद कर देते हैं और आपको जो है प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलते हैं। आप जो है बड़े-बड़े ओहदों पर फ़ायज़ हो जाते हैं। इस केस का जो आईओ है, सदाशिव लक्ष्मण पाटिल, उसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। इस केस की तफ्तीश के लिए। आप बताइए कि अब ये जो जजमेंट है, क्या उसके उसके कंधों से वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड छीन लिया जाएगा, नोच लिया जाएगा? इस वक़्त वो अमेरिका में बैठे हुए आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये गलत केस बनाने का ये सिलसिला थमना चाहिए और जिन लोगों पर भी आपने केस बनाया है, फ़ौरन से पेशतर उनका ट्रायल होकर के उनका जजमेंट आ जाना चाहिए, ताकि अगर बेगुनाहों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई हो, तो ये कबील ना हो, जिसकी कोई रिकवरी आप नहीं कर सकते। वही आपने अभी कहा कि एक तारीख साज़ हिस्टोरिक फैसला हुआ है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें, तो हमारे मुख्यमंत्री ने इस पे अफ़सोस का इज़हार किया। मिलिंद देवरा ने कहा कि मैं उस वक़्त सांसद था और मैंने देखा कि लोगों पे इतना ज़ुल्म हुआ और इसके बावजूद ये लोग छूट गए और हम ये ऑप्शंस पे गौर करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएँगे। तो लोगों को ऐसे भी लोग आज हमारे समाज में हैं कि जिनको इस बात का दुःख नहीं है कि 19 साल आपने जो है वो 11 लोगों की ज़िंदगी के छीन लिए, एक आदमी की ज़िंदगी के 10 साल छीन लिए। बल्कि उनको इस बात का अफ़सोस है कि ये लोग अब भी क्यों छूटे, इनको फांसी क्यों नहीं। तो ये जो इस तरह के लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एटीएस या हमारी पुलिस ऐसा भी कर सकती है। यानी आप देखिए कि केस जब बनता है तो थोड़ा-बहुत जो है फेकनेस चलता है। आम तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में एक आध गवाह को खड़ा कर लिया, एक आध जो है रिकवरी बता दी, एक आध जो है इस तरह इधर-उधर कर दिया। हाँ, 10 में से 1 बेगुनाह को पकड़ लिया, ये चलता आ रहा है। लेकिन इस केस में सारे के सारे बेगुनाह हैं, सारी की सारी रिकवरी फेक है, सारे के सारे विटनेसेस फेक है। तो ये बात ना हमारे मुख्यमंत्री को समझ में आ रही है, ना हमारे जो है मिलिंद देवरा साहब को समझ में आ रही है। दूसरी बात ये मुस्लिम दुश्मनी जो ज़हनों में बैठी हुई है कि बम ब्लास्ट है तो सिर्फ मुसलमान कर सकता है और जब इनको अरेस्ट कर दिया गया तो बस इनको फांसी के फंदे पे लटका दो और हमको अन्याय अन्याय मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अब जो आप देखिए जिन जो 2 हज़रात ने जो जजमेंट दिया है,
वो भी तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अगर कोई, तो आप देखिए वो भी तो हिंदू है, लेकिन उन्होंने हक और इंसाफ का फैसला किया है। जो एविडेंस है उसको इवैल्यूएट किया है, सही तौर पर उसका जायज़ा लिया है और इस नतीजे पर पहुँचे कि पूरा का पूरा केस जो है फेक है, इसलिए उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है हक है उनको, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप यूनाइटेड नेशन जाइए, कहीं भी जाने का आपको हक है, लेकिन मेरा ये दावा है, किसी भी अदालत में आप चले जाइए, आपको जो है मुँह की खानी पड़ेगी, वहाँ पर भी जो है इन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाएगा और ये कन्फर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से भी आप जो है अपने सर की आँखों से देखेंगे। भाई मैं एक विक्टिम जो एक लड़की जो ब्लास्ट में मर गई, उसके बाप का इंटरव्यू देख रहा था और एक आदमी जो खुद जख्मी हो गया उसका इंटरव्यू देख रहा था। तो वो लोग कह रहे थे कि भाई हमको इंसाफ नहीं मिला और ये इनको क्यों छोड़ा गया? यानी किसी न किसी को चूँकि उनके उनके जो रिश्तेदार हैं वो मारे गए तो उसके बदले किसी को भी मार दो, तो हमको इंसाफ मिलेगा चाहे वो मुज़लिम हो या मुजरिम हो या ना हो। और फिर वो आदमी एक सवाल ये भी करता है कि भाई अगर इन लोगों ने नहीं किया, तो ब्लास्ट तो हुआ। तो सवाल ये है कि अगर इन्होंने नहीं किया, ब्लास्ट हुआ, तो ये ब्लास्ट किसने किया और जिसने किया था, उसको किसने बचाया? ये ऐसे सवाल हैं कि जो आज लोग पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात तो सही है कि ब्लास्ट हुआ है और बहुत से लोग हलाक हुए हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं और जिन लोगों के रिश्तेदार हलाक हुए या ज़ख्मी हुए, उनका ये मुतालबा जायज़ है कि इसको करने वालों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके बकौल के किसी भी बेगुनाह को जो है फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए और जो है अवामुल नास के जज़्बे के को इत्मीनान दिलाया जाए। बल्कि इंसाफ का तकाज़ा यही है कि जो असल जो मुजरिम है, उनको जो है गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस चला के उनको फांसी पे चढ़ाइए। अब सवाल ये है कि भाई ब्लास्ट किसने किया? हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कि हम बेगुनाह हैं। आपकी पुलिस डिपार्टमेंट, बॉम्बे शहर की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही मतभेद है। एटीएस कह रही है, हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, हमने किया है। क्राइम ब्रांच कह रही है कि इंडियन मुजाहिदीन ने किया है। क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को गिरफ्तार किया, एटीएस के हवाले किया, एटीएस ने उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। तो आपकी पुलिस के अंदर मतभेद है, एक शहर की पुलिस एक केस के ऊपर मुत्तफिक नहीं है कि किसने किया। आईबी की रिपोर्ट है कि इस केस के अंदर ज्यादती हुई है, इस केस के अंदर बेगुनाहों को पकड़ा गया है, इसमें इंसाफ नहीं मिला है। और मैं सिर्फ आपको बॉम्बे पुलिस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको भारत की कई रियासतों की पुलिस की रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये ब्लास्ट इन लोगों ने नहीं किया है, इंडियन मुजाहिदीन ने किया है। हम नहीं जानते कि इंडियन मुजाहिदीन कौन है, क्या है और कैसे किया है, ये पुलिस कह रही है। तो अब उनसे पूछना चाहिए कि भाई इंडियन मुजाहिदीन कौन है, कहाँ है, उनको पकड़ा जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। किसने छोड़ा उनको? के.पी. रघुवंशी जो एटीएस है, उसने इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को इस केस से डिस्चार्ज दिया। क्यों? अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए और अपना जो झूठ उन्होंने गढ़ा है इतना बड़ा, उसको जो है सच साबित करने के लिए। तो ये बात दुरुस्त है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ है जिनके घरवाले हलाक हुए या ज़ख्मी हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बेगुनाहों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इत्मीनान करें। आपका मुतालबा ये होना चाहिए इससे आगे कि ठीक है ये लोग बेगुनाह है और ये छूट गए, अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो गुनहगार है। उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, जो पुलिस वाले जिन्होंने गुनहगारों को छोड़ा है और बेगुनाहों को इस केस में 19 साल से फँसाया है, उनको सज़ा दी जाए। उनको 19-19 साल जेलों के अंदर रखा जाए, तब जो है इंसाफ का तकाज़ा कहीं जाकर के पूरा होगा। भाई अभी पिछले दिनों मालेगांव ब्लास्ट केस का भी फैसला आया एनआईए कोर्ट में। खुद एनआईए ने, जो कि बीजेपी सरकार के तहत काम करती है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, उसके वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो अ, मौत की सजा भी हो सकती है उस केस में। तो अब उसको क्या करेंगे कि जब एनआईओ खुद जो है एक सांसद, जो पुरानी एक सांसद है, उसके बारे में कह रहा है कि ये जो है वो ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी और इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए और उसका फैसला मेरे ख्याल में 31 जुलाई को आने वाला है। तो ये जो सोच है कि ब्लास्ट जो है सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं, ब्लास्ट जो है सिर्फ आरडीएक्स सिर्फ मुसलमान ही रख सकते हैं, तो साध्वी प्रज्ञा तो ना मुसलमान है, ना कांग्रेसी है, बल्कि वो तो संघ परिवार की है और उसको तो सांसद भी रही है। तो ये जो स्टिग्मा है
कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। और तो ये तो स्टिग्मा साध्वी प्रज्ञा की वजह से खत्म हो गया और ये सारे लोगों के छूटने की वजह से भी खत्म हो गया कि जो है वो मुसलमान जो है वो मुसलमान ही टेररिस्ट होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि टेररिज़्म का कोई धर्म नहीं होता। टेररिज़्म किसी भी फ़िरके के लोग कर सकते हैं। हम तो स्टेट टेररिज़्म की बात करते हैं। मैंने जो किताब लिखी थी उसका हमने सबटाइटल पहले स्टेट टेररिज़्म ही डाला था। तो ये जो पुलिस के ज़रिए से जो दमन हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, एनआईए के केसेस में, यूए के केसेस में, पहले तो देखिए ब्लास्ट होते थे, लोग ज़ख्मी होते थे, लोग मरते थे। अब तो कुछ नहीं हो रहा है, बस ख़याली इल्ज़ामात है कि ये ऐसा करना चाह रहे थे, वैसा करना चाह रहे थे, बैत लेना चाह रहे थे और ये यहाँ पर इस्लामिक स्टेट कायम करना चाह रहे थे और लोगों को उठा के सालों-साल जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ना उनको बेल मिलती है, ना उनको जो है डिस्चार्ज किया जाता है, ना उनका केस चलता है। उमर खालिद का आप देख लीजिए, शर्जील इमाम का देख लीजिए और दीगर केसेस के अंदर। तो ये भी जो कार्रवाई है, हम समझते हैं कि ये स्टेट टेररिज़्म के ज़ुमरे में आती है। जहाँ तक प्रज्ञा साध्वी का सवाल है, उसके खिलाफ तो बहुत मज़बूत शवाहिद, मज़बूत सबूत जो है हेमंत करकरे साहब ने जो है जमा करके चार्जशीट की शक्ल में दिए थे। लेकिन आप जानते हैं कि वो सब जो है हमारी सियासी हुकूमतों की नज़र हो गया, उनको जो है बेल मिल गई और उनको जो है टिकट दे दिया गया, उनको जो है एमपी बना दिया गया। अब फिर से जो है वापस एनआईए के ज़रिए बात हो रही है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। अब उसका फैसला क्या आएगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि उसमें कई विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए हैं और आप जानते हैं कि अगर किसी केस में बहुत सारे विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाए तो किस बुनियाद पर जज जो है फैसला देगा, किस बुनियाद पर सज़ा देगा। तो मैं समझता हूँ एक तरफ तो ये मज़ाक चल रहा है, एक तरफ तो आप जो है गवाहियों पर ध्यान नहीं दे रहे, यके बाद दिगरे पे दर पे जो है विटनेसेस से हॉस्टाइल हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है अदालत में मुतालबा कर रहे हैं कि उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये बिल्कुल मुतज़ाद बातें हैं। फैसला क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो बीजेपी की जो एमपी है, वो सही दहशतगर्दी के माने में आती है। उसके लैपटॉप से उनके लैपटॉप से सारे शवाहिद मिले थे, सबूत मिले थे, उसकी गाड़ी वहाँ मिली थी। ऐसे लोगों को तो हमारा मानना है कि अगर सही तौर पर केस चलता तो यकीनन उनको फांसी या उनको सख्त सज़ा होती। लेकिन अफ़सोस क्या जजमेंट आएगा मुझे मालूम नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर मुसलमान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दहशतगर्द है और हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता लेकिन हर गिरफ्तार होने वाला मुसलमान दहशतगर्दी के केस में हर गिरफ्तार होने वाला शख्स मुसलमान होता है। तो ये नैरेटिव जो है बदलने की ज़रूरत है। आज का जो जजमेंट आया है, 12 लोगों को जो है कोर्ट ने 11 लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया है 19 साल के बाद, ये सब मुसलमान हैं और ये नैरेटिव जो है आज फिर टूट गया है। ये बात आज फिर साबित हो गई कि एटीएस ने इन लोगों को टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए, इन पे आरडीएक्स और हथियार प्लांट किया, इनके ऊपर जो है फेक विटनेसेस जो है फैब्रिकेट किए, गलत तरीके से इनकी शनाख्ती परेड कराई गई और इनको गलत तरीके से 19 साल जेल के अंदर रखा गया है। इनका मुआवज़ा कौन देगा? इनके 19 साल कौन लौटाएगा? इनको जो है माशरे के अंदर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कौन ताउन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मुतालबा ये है कि हुकूमत को, एटीएस को, पुलिस को माफ़ी माँगनी चाहिए, इनको तगड़ा मुआवज़ा देना चाहिए और जिन पुलिस कर्मियों ने इनको फँसाया है, चाहे वो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर के के.एन. रॉय हो, चाहे वो एटीएस चीफ के.पी. रघुवंशी हो या उनके जो है मातहत अफ़सरान हो, उन सबको जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर केस चलाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कि उन्होंने फैब्रिकेट किया और मुस्लिम नौजवानों को 19 साल जेल के अंदर बंद रखा। आखिरी सवाल ये है कि इस केस की एक सिल्वर लाइनिंग भी है, बहुत सारे अफ़सरों के नाम भी आपने बताए कि और बहुत सारे लोगों के नाम हैं भी नहीं, जिन्होंने इस मामले को बिगाड़ा। लेकिन इसमें एक विनोद भट्ट ग़ालिबन ऐसा अफ़सर था, उसका नाम अगर मुझको याद हो, कि जिस पर दबाव डाला गया कि भई इन लोगों के खिलाफ जो है आप बनाओ वो सबूत गढ़ो और उसने उसका इनकार किया और उस पर इतना दबाव बढ़ा कि उन्होंने जो है वो खुदकशी कर ली। लेकिन ये कि उन्होंने अपनी जान दी लेकिन किसी के खिलाफ कोई झूठा इल्ज़ाम, कोई झूठा वो जो है एविडेंस नहीं गढ़ा। आज अगर वो ज़िंदा होते और उनके सामने ये फैसला होता, तो वो कैसा महसूस करते? जी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होते हैं। वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि उन्होंने इस गलत केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर बनने से एक तरह से इनकार किया और गलत चार्जशीट फ़ाइल करने से इनकार किया। और उनको इस बात का दुःख भी होता साथ ही साथ कि इस केस के अंदर जो 200 के करीब लोग हलाक हुए हैं और 700 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं,
19 साल के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल सका और ये सिर्फ और सिर्फ एटीएस की जो है बदजनी की वजह से, एटीएस की जो है जो नज़्मगी है, एटीएस का जो नीयत में जो खोट है, उसकी वजह से ये सारा जो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ विनोद भट्ट अगर होते तो मिला-जुला हुआ एहसास करते, वो खुश भी होते हमारी रिहाई पर और दुःख भी होते क्योंकि असल मुझे तो ये एक अजीब-ओ-गरीब दास्तान है, जिसमें कि कुछ लोगों के ज़िंदगी के कीमती 19 साल छीन लिए गए और उनको रिहा कर दिया गया। और जिसमें कि वो लोग जो कि 19 साल से इंतज़ार कर रहे थे, कि जो उनके करीबी लोग, उनके रिश्तेदार इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके मुजरिमीन को सज़ा मिले, उनको सज़ा नहीं मिली और वो लोग जो है वो कौन है अभी तक नहीं मालूम। इसमें एक पहलू ये भी है कि कुछ लोगों ने इस तरह के एविडेंसेस बना के अपने आप को जो है वो बड़ा-बड़ा सरकारी इनाम हासिल किया और प्रेसिडेंशियल अवार्ड तक मिला। हालाँकि विनोद भट्ट भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ़्ता थे और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया और इंसाफ के साथ रहे। जब दबाव उनके बस के बाहर हो गया तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन ये कि इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस है और आज वो सारे लोग जो ये जानते थे पहले दिन से कि ये सारे बेगुनाह कैदी हैं, जैसा कि वाहिद भाई की किताब का जो है वो शीर्षक है। आज वो सारे लोग बहुत खुश हैं कि देर आया दुरुस्त आया, जो है कम से कम इंसाफ मिला। ये साल चले गए लेकिन ये जो बदनामी थी कि ये जो है वो ब्लास्ट के कैदी है और ये कौम जो है वो ऐसी है जो कि आतंकवादी कौम है, इसमें से जो है वो ब्लास्ट करने वाले निकलते हैं। वो दोनों चीज़ें जो है वो आज जिनाई हो गई और एक बहुत बड़ा सवाल सारे लोगों के सामने खड़ा है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया? जिन लोगों ने किया, उनको पकड़ने में कौन लोग नाकाम हुए या उनको किसने बचाया? और आखिर वो लोग जो कि इस ब्लास्ट का शिकार हुए, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? भाई साहब आपने समय निकाला और इस ब्लास्ट के बहुत सारे पहलुओं को हमारे सामने क्लियर किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इस तरह के इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे। शुक्रिया।